हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कोशिश करूँगा तुम्हें समझ आए पूरा। ठीक है, ठीक। तो चलो अब पढ़ते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यूरिया का तुम्हें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है वो समझो। देखो इसमें एक NH2 ग्रुप होता है, एक CO ग्रुप और एक और NH2। तो ये क्या है आपका यूरिया। अब ध्यान से समझना, मेरे को यूरिया बनाने के लिए 2 नाइट्रोजन चाहिए और एक CO ग्रुप चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो NH2 ग्रुप आएगा, जो नाइट्रोजन आता है, ये कहाँ से आता है? अमोनिया से। ठीक है, और ये जो दूसरा नाइट्रोजन आएगा, ये कौन डोनेट करेगा? एस्पार्टेट। और ये जो CO कार्बोनिक ग्रुप आएगा वो किससे आएगा? CO2 से। और CO2 किससे आएगी? बाइकार्बोनेट से। इतना समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, एमोनिया, एस्पार्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसको बनाने के लिए? यूरिया बनाने के लिए। ठीक, अब समझो। अब देखो यूरिया साइकिल जो होती है वो आपकी 2 जगह होती है, एक तो मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एंड आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, ठीक है, क्योंकि इसके हाफ एंजाइम मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कुछ, मतलब हाफ नहीं, मतलब जो शुरुआत की 2 रिएक्शन जो होती है ना यूरिया साइकिल की, उसके 2 एंजाइम मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और बाकी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है और बाकी एंजाइम साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, ठीक। अब समझो यूरिया साइकिल। देखो मैं है ना डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना उसको। ठीक है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक। अब समझना। अब देखो, अब पहला स्टेप मेरा क्या होता है? पहला स्टेप मेरा होता है कि सबसे पहले बाइकार्बोनेट आएगा। ठीक, और अमोनिया आता है। बाइकार्बोनेट आता है और अमोनिया आता है प्लस 2 ATP। ठीक है, देखो अमोनिया, बाइकार्बोनेट प्लस 2 ATP। ठीक है, तो ये तीनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं? बनाते हैं एक कंपाउंड जिसका नाम है कार्बेमोइल फॉस्फेट। ठीक है, कार्बेमोइल फॉस्फेट। ठीक, अब ये कार्बेमोइल फॉस्फेट बन गया। देखो अब ध्यान समझना, इस पे एक फॉस्फेट जुड़ा है और मेरे पास 2 ATP हैं। तो एक ATP में कितने फॉस्फेट हो गए? 3। तो 2 में कितने हो गए? 6। ठीक है, तो मेरा एक इसमें चला गया। ठीक है, और मेरे 5 ATP बने, तो वो क्या होंगे? वो निकल जाएंगे। कैसे? 2 ADP और एक एनोर्बिक फॉस्फेट। ADP में कितने फॉस्फेट होते हैं? 2। तो 2 ADP में 4 हो गए और एक एनोर्बिक फॉस्फेट निकल गया। तो 5 फॉस्फेट यहाँ निकल गए और ये एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है वो कौन सा है? क्या नाम है? कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1। बेटा एंजाइम का नाम ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1 होता है। ठीक है, टाइप 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, ये स्टेप हो गया। अब कार्बोनिक फॉस्फेट जो है, ठीक है, कार्बोनिक फॉस्फेट अब देखो, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे मेरा एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेरा एक ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, क्या ये मेरा एक ट्रांसपोर्टर है? ठीक, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। ठीक, इतना समझ आया? ठीक। अब ये ऑर्निथिन क्या होता है? ये जो ऑर्निथिन होता है ना, एक कंपाउंड है ऑर्निथिन।
ठीक। ये ऑर्निथिन क्या होता है, इस ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है। ठीक, इतना समझ आया, ऑर्निथिन अंदर आ गया। ठीक है, ये ऑर्निथिन। फिर ये जो ऑर्निथिन होता है ये आपका किससे रिएक्ट करता है, कार्बामोल फॉस्फेट से। ठीक है, इसने क्या किया, कार्बन फॉस्फेट से रिएक्ट किया। ठीक, अब समझना, जब ऑर्निथिन ने कार्बन फॉस्फेट से रिएक्ट किया तो कार्बामोल फॉस्फेट का फॉस्फेट निकल गया, तो क्या बन गया, सिट्रुलिन। क्या बन गया, सिट्रुलिन। ठीक है, और क्या निकल गया था, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, इस एंजाइम का नाम क्या है जो ये रिएक्शन करवाता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, कार्बामाइलेज। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक, तो ये वाला कौन सा स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया और ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इतना समझ आया। ठीक है, अब सुनो, अब इस सिट्रुलिन को क्या होना है, बाहर जाना है। ठीक है, देखो दो रिएक्शन कहाँ हुई, मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। अब क्या होगा, ये सिट्रुलिन आपका क्या होगा, ये सिट्रुलिन आपका बाहर आ गया। ठीक है, आराम से चलेंगे, ये सिट्रुलिन आपका बाहर आ गया। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, ठीक। अब ये क्या करता है, अब सुनो, देखो यूरिया के लिए एक नाइट्रोजन हो गई और CO2 हो गई। ठीक, अब हमें यूरिया के लिए देखो एक नाइट्रोजन हो गई और CO मिल गई हमें। अब हमें ये और चाहिए नाइट्रोजन, ये कौन देगा, एस्पार्टेट। अब हमारी कहानी में कौन आएगा, एस्पार्टेट। तो क्या हुआ, ये जो एस्पार्टेट था ये किससे मिला, ये किससे रिएक्ट किया, आपका सिट्रुलिन से। ठीक है, सिट्रुलिन से बना, क्या बन गया, आर्जिनो सक्सिनेट। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, आर्जिनो सक्सिनेट बन गया। एंजाइम कौन सा आया, आर्जिनो सक्सिनेट बनाए तो एंजाइम कौन सा आएगा, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, सिंथेटेज। अब सिंथेटेज आया, इसका मतलब ATP यूज होगी। अब ATP जो है वो आपकी यूज होके किस में कन्वर्ट होगी, AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो बच्चों ध्यान से सोचना, ये जो टूटा है ना AMP इनऑर्गेनिक 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये 2 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब यार कितनी ATP यूज होंगे, 2। समझ रहे हो, मतलब ये है कि ये जो टूटा है ना AMP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कितने बराबर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 ATP के बराबर। तो 2 ATP यहाँ यूज हो गई, 2 ATP यहाँ यूज हो गई, तो कितना हो गया, 4 ATP यूज हुई है। ठीक है, अब समझो, अब ये आर्जिनो सक्सिनेट बन गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि एस्पार्टेट कहाँ आया, कहाँ से आया, ये आया ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से। कैसे, देखो ऑक्जेलो एसीटेट था, ठीक है, उसने किससे रिएक्ट किया, ग्लूटामेट से। ठीक है, जो ग्लूटामेट ने अपना अमाइनो ग्रुप इसको दे दिया तो ऑक्जेलो एसिड ने एस्पार्टे बना दिया। ठीक, और ये ग्लूटामेट फिर किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से आया एस्पार्टेट। समझ में आ गया कैसे हुआ ये सब। ठीक है, ठीक। एंजाइम कौन सा आता है, AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। कौन सा कोएंजाइम लगता है, PLB। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों, बहुत सही। आप सुनो, अब ये आर्जिनो सक्सिनेट आपका किस में कन्वर्ट होता है, ये आपका कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। किस में, मतलब टूटता है ये। ठीक, आर्जिनिन, और किस में टूट जाता है, फ्यूमेरेट में। ठीक है, आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में। ठीक है, ठीक, चलो इतना समझ आया। अब ये ठीक है, एंजाइम कौन सा आता है, तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब लाइएज आएगा, तो आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज। ओके बच्चों, इतना समझ आया। ठीक, अब ये आर्जिनिन आपका किस में कन्वर्ट होता है, अब इस ये जो आर्जिनिन होगा ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथिन में। जब आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या रिलीज करता है, यूरिया।
और यूरिया आपका चला है, और ये ऑर्निथिन मिल गया हमें, ठीक है। फिर ये ऑर्निथिन रिसाइकल हो जाएगा एसिड थ्रू। अब यहाँ पे कौन सा है, टूटा है ना, तो कौन आएगा, आर्जिनेज टाइप 1। बच्चों ध्यान से, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्जिनेज टाइप 1, ठीक है। ठीक, तो ये तुम्हारी क्या थी, पूरी यूरिया साइकिल थी, ठीक है। अब समझना, अब देखो ये जो फ्यूमिरेट है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये आगे चल के, देखो तुमने टीसीए पढ़ा तो होगा, है ना। ये फ्यूमिरेट आपके आगे चल के क्या बनाएगा, मैलेट। एंजाइम कौन सा आता है, फ्यूमिरेज, ठीक। और ये जो मैलेट है, ये वाला मैलेट जो है, ठीक है, ये मैलेट क्या कर सकता है, देखो मैलेट, ये मैलेट दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है, या तो ये वाला मैलेट, ये जो है, ये ऑक्जेलो एसीटेट बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, ऑक्जेलो एसीटेट। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, बस सॉरी। देखो अब ध्यान समझो, ये जो मैलेट है, ये क्या कर सकता है, ऑक्जेलो एसीटेट बना सकता है, और वो ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। इसका मतलब ये वाला मैलेट कहाँ जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है। नहीं बेटा, समझ आ रहा है या नहीं, मैंने बताया था ना मैलेट, ये मैलेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है। कैसे जाएगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था मैलेट एस्पार्टेट शटल पढ़ाया था। तो मैलेट क्या करेगा, मैलेट इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। या ऐसा भी हो सकता है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं भी करे, ये मैलेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म क्या होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगी। ये मैलेट क्या करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट। वो ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फेनोपायरुवेट में कन्वर्ट होगा, वो फॉस्फेनोपायरुवेट किस में जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इतना समझ आया तुम्हें, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये जो मैलेट जो है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यूरिया साइकिल जो होती है वो टीसी साइकिल से लिंक होती है। समझ लो कैसे, देखो यूरिया साइकिल चल रही है, और देखो फ्यूमिरेट बना है यूरिया साइकिल में, तो ये मैलेट में भी कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट फिर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ लो, तो ये टीसी साइकिल की तो रिएक्शंस हैं, तो यूरिया साइकिल लिंक है टीसी साइकिल से। तो यूरिया साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, यूरिया बाइसिकल या क्रेब्स हैंसटीन, क्या नाम, स्पेलिंग भूल गया मैं, क्या होती है इसकी स्पेलिंग, हैंसटीन साइकिल, देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, क्रेब हैंसटीन साइकिल, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इतना समझ आया तुम्हें, ठीक है, बहुत सही, ठीक। अब एक और चीज़ समझना, क्या, तो ये आपकी यूरिया साइकिल हो गई, ठीक है। अब ये जो आपका यूरिया जो बना है, ठीक है, यूरिया जो बना है, इसका फेट क्या है, इसका, ये जो यूरिया जो बना है, इसका आपका फेट क्या है, फेट इसका ये है कि फेट इसका ये है कि आपका देखो क्या होता है, मान जो यूरिया साइकिल है वो आपकी कहाँ चली है, लिवर में, ठीक है। ये आपका देखो, ये मैं लिवर बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, लिवर। तो ये यूरिया बना, ठीक। तो ये यूरिया जो होता है वो आपका डिफ्यूज़ होता है, कहाँ पे, ब्लड में जाएगा, ठीक। ब्लड में जैसे ही आएगा तो ब्लड में पहुँचने के बाद दो जगह जा सकता है, या तो ये आपका किडनी में चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा तो वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिया, ठीक, ठीक है। ब्लड से फिर ये कहाँ जा सकता है, ये इंटेस्टाइन में जा सकता है, और इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया, और इन बैक्टीरिया के पास होता है एंजाइम यूरिएज, जो कि क्या करेंगे, ये यूरिया को यूरिएज पे जो यूरिया होगा वो, सॉरी, जो यूरिएज होगा वो यूरिया पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया आपकी या कहाँ चली जाएगी, फीसिस में, ठीक, या ये दोबारा से आपके कहाँ जा सकती है,
लिवर में जा सकती है, और क्या करेगी लिवर में, दोबारा से यूरिया बना सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या है, ये यूरिया का फेट है, ठीक है, कि यूरिया का आगे चल के क्या क्या होगा। इतना समझ आया बच्चों? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये तो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक बात समझना बच्चों कि ये वाला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। कैसा होता है? रेट लिमिटिंग स्टेप। तो हम जो रेगुलेशन करेंगे ना यूरिया साइकिल का, वो किस एंजाइम का रेगुलेशन करेंगे? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस टाइप 1, हम इसी का ही रेगुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे समझो, देखो, हाँ, रेगुलेशन, ठीक, कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, देखो एक कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक ग्लूटामेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। किस एंजाइम की वजह से? एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है। और यही एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या करता है? ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है। किसका किसका एक्टिवेटर होता है? ये होता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज का टाइप 1। तो ये रेगुलेशन हो गया, ठीक है। अब समझो, अब इस एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है कौन? आर्जिनिन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? रेगुलेशन हो गया। तो इतना समझ आया? बहुत सही, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं वो समझो। देखो जो आर्जिनेज होता है ना, जो आर्जिनेज होता है टाइप 1, वो आपका एब्सेंट होता है किसमें? किडनी में। किसमें होता है? एब्सेंट होता है किसमें? किडनी में, ठीक है। तो इसका मतलब जो किडनी में जो यूरिया साइकिल होती है वो कहाँ तक चल पाती है? आर्जिनिन तक, उससे आगे नहीं चलती, ठीक है। मतलब किडनी यूरिया बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ तक चलती है इसकी? आर्जिनिन तक चलती है, क्योंकि उसके पास ये वाला एंजाइम नहीं होता, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब देखो सुनो, अब किडनी के पास आर्जिनेज 1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये आर्जिनिन तक बना सकता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं किडनी जो है वो मेजर सोर्स होती है किसका? ऑफ आर्जिनिन का। आर्जिनिन तो बना सकती है ना, तो किडनी हमें क्या दे सकती है? आर्जिनिन दे सकती है, ठीक है बच्चों। इतना समझ आया? हो, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके डिफिशियंसी पे। डिफिशियंसी ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम इसकी पढ़ेंगे डिफिशियंसी, ठीक है। डिफिशियंसी में क्या है, मतलब कि कौन कौन से एंजाइम डिफेक्ट हैं, ठीक है, और कौन कौन से सबस्ट्रेट इकट्ठे होते हैं, उस डिसीज़ का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक टेबल बनाऊंगा, एंजाइम डिफेक्ट कौन सा है और कौन सा सबस्ट्रेट बड़ा है और डिसीज़ का नेम क्या है, ठीक है। ठीक, तो पहला जो एंजाइम डिफेक्ट है वो है आपका CPS टाइप 1। CPS की फुल फॉर्म क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस टाइप 1। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? अमोनिया का लेवल इंक्रीज होगा। जब अमोनिया लेवल इंक्रीज होगा तो इस डिसीज़ का नाम क्या है? हाइपर एमोनीमिया। कौन सा? टाइप 1, ठीक है। दूसरा OTC क्या है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। इसका डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? अमोनिया का लेवल बढ़ेगा और ओरोटिक एसिड बढ़ेगा और UMP का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आइए मैं समझाऊंगा कैसे बढ़ा ये, ठीक है। और डिसीज़ का नाम क्या होगा? हाइपर एमोनीमिया टाइप 2, ठीक है। अब थर्ड आ जाओ, डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट हो गया? आर्जिनोसक्सिनेट
सिंथेटेज का। जब आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस का डिफिशियंसी होगी तो क्या बढ़ेगा, एमोनिया बढ़ेगा और सिट्रुलिन बढ़ेगा। ठीक है, और कौन सा टाइप है ये, सिट्रुलिनीमिया टाइप 1। ठीक है बच्चों, ठीक। अब चौथा एंजाइम कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या बढ़ेगा, एमोनिया बढ़ेगा और आर्जिनोसक्सिनेट बढ़ेगा। ठीक, और इसको हम क्या बोलेंगे, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। ठीक है, तो ये डिसीज़ के नाम है और ये सबस्टेट कौन कौन से बढ़ रहे हैं वो है। पांचवा लास्ट, किसकी डिफिशियंसी हो सकती है, आर्जिनेज टाइप 1। तो क्या होगा, एमोनिया का लेवल बढ़ेगा और आर्जिनिन इकट्ठा होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइपर आर्जिनीमिया हो सकता है। ठीक, अब समझ, अब इसको समझो, ये ओरोटिक एसिड और यूएमपी का लेवल कैसे बढ़ रहा है। देखो सुनो, मैंने बताया कि जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो जैसे इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई तो ऑर्निथिन कार्बन फॉस्फेट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिट्रुलिन बनेगा। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ने लगेगा। फिर बेटा ये तो डिफिशियंस हो गया ना, तो ये फिर क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा इससे, तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा। अगर इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो कार्बोमोल फॉस्फेट है ना बेटा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचेगा, कौन, कार्बोमोल फॉस्फेट जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचा तो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, ये आपका सिंथेसिस करता है। ठीक है, किसकी सिंथेसिस करता है, आपका ये आगे चल के जो कार्बन फॉस्फेट है, ये आगे चल क्या बनाएगा, ओरोटिक एसिड बनाता है। ओरोटिक एसिड से क्या बनेगा आपका, यूएमपी। ठीक है, तो ये बात, तो इसलिए तो ये इकट्ठा होने लग गया तो साइटोप्लाज्म में जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इसकी। फिर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये भी ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा तो ये ज़्यादा बनेगा। देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये न्यूक्लिक एसिड में आती है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिक। अभी के लिए बस इतना याद, ये मैं पढ़ाऊंगा जरूर, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कार्बन फॉस्फेट इकट्ठा होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में जाएगा तो आगे चल के वो ओरोटिक एसिड और यूएमपी बनाता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने मिलता है, इसका लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हाँ, ये समझ आ गया तुम्हें, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और फैक्ट समझ लो, देखो ये जितने भी डिफेक्ट हैं, ये सारे कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, बट एक को छोड़ के ये वाला जो होता है ना, ये आपका कौन सा होता है, एक्स लिंक। एक और चीज़ हो समझो, क्या, कि ट्रिपल एच सिंड्रोम क्या होता है, ट्रिपल एच सिंड्रोम समझो। ट्रिपल एच सिंड्रोम होता है, एक एच का मतलब है हाइपर एमोनीमिया, ठीक, दूसरे का मतलब है हाइपर ऑर्निथीमिया, और तीसरे का मतलब है होमोसिट्रुलिनीमिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ होती हैं, कब होती हैं, ये ट्रिपल एच सिंड्रोम क्या होता है, जब डिफेक्ट होता है आपका किस में, ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर में। देखो अगर इसमें डिफेक्ट हो जाता है ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर में तो क्या होता है ट्रिपल एच सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर एमोनीमिया हो सकता है। ठीक है, ठीक, और हाइपर ऑर्निथीमिया हो सकता है। देख लो, जो ऑर्निथिन क्या है, इकट्ठा रहेगा साइटोप्लाज्म में तो ब्लड में चला जाएगा तो हाइपर ऑर्निथीमिया हो जाएगा। अब होमोसिट्रुलिनीमिया क्या होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो ऑर्निथिन होता है ये आपका क्या जैसे ही इकट्ठा होगा तो क्या बना सकता है आगे चल के, होमोसिट्रुलिन, क्या बनाएगा, होमोसिट्रुलिन बना सकता है, जिसकी वजह से अगर ऑर्निथिन का लेवल बढ़ा है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्निथिन जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
होमोसिट्रुलिन में, ठीक है। तो ये अगर इसका लेवल बढ़ गया है तो क्या होगा, इसका भी लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ा है इसका तो क्या होगा, होमोसिट्रुलिनीमिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? ठीक। अब एक और चीज़, छोटी सी चीज़ हो, समझ लो बस, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। देखो, एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है सिट्रिन। ये सिट्रिन एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। इसका जब डिफेक्ट हो जाता है ना तो क्या होता है, सिट्रुलिनीमिया टाइप 2, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट किसको करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका एस्पार्टेट को। किसको करता है, एस्पार्टेट को। कहाँ से, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म। तुमने मेलेट एस्पार्टेट शटल पढ़ा था, है ना। देखो, ये मेम्ब्रेन है और ये एस्पार्टेट है ना। ये एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट होता था, ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता था, फिर ये मेलेट अंदर जाता था, फिर ये मेलेट किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट, फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में, ठीक है। तो ये जब मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आता था तो एक ट्रांसपोर्टर का नाम था, है ना। वो ट्रांसपोर्टर कौन सा है, सिट्रिन। तो जब इसकी डिफेक्ट हो जाता है, ये डिफेक्ट काम नहीं करता तो क्या होता है, होमोसिट्रुलिनीमिया टाइप 2 हो जाता है। सॉरी सुनो, होमोसिट्रुलिनीमिया नहीं, सिट्रुलिनीमिया टाइप 2 होता है, ठीक है। वो गलती से बोल गया, सॉरी, ठीक है। क्या होता है, सिट्रुलिनीमिया टाइप 2 होता है। हाँ, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। यही आपका क्या था, पूरा यूरिया साइकिल पूरा अच्छे से बताया मैंने, कोशिश करी है मैंने, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जो भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो हम दोबारा बता देंगे, ठीक है बच्चों। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।